हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे सितंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने 1 से 10 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज कवर की है विद इंपॉर्टेंट कंटेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये है पार्ट 2 जो हम डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस क्लास में। इसमें हमने 11th ऑफ सितंबर से 23rd ऑफ सितंबर तक के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज कवर करी हैं विद कंटेंट कवर करी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो आपने कंटेंट को, वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ से जरूर पढ़ना है। कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी डीप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो नहीं देखा है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अप्रैल टू सितंबर हमने इसमें न्यूज कवर करी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप ये वीडियो जाकर जरूर देखिए। टॉपिक वाइज कवर किया है हमने हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग है फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंटेंट भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेंगे एंड ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो काफी हेल्पफुल है लास्ट 6 मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट वीडियो, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कंटेंट मिलेगा। टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं पूरे 13 टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आपने हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पीडीएफ परचेज किया है या लास्ट 8 मंथ्स का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पीडीएफ परचेज किया है, तो आप लोग सितंबर मंथ का कंप्लीट जो भी अभी तक पढ़ाया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और लास्ट 8 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपने पीडीएफ परचेज किया है, तो आप लोग सितंबर तक का पार्ट 1 और पार्ट 2 का पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं मुझे व्हाट्सएप करने के बाद, ठीक है। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग मुझे, वहां पे आपको मैं फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। और चैनल पे ये सारे ही वीडियो आ चुके हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि लास्ट 8 मंथ्स का हमारा आरबीआई सर्कुलर है, जिसमें हमने जनवरी से अगस्त तक के सभी आरबीआई सर्कुलर्स कवर किए हैं। और सितंबर का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने 1 से 10 सितंबर तक का, सितंबर का पार्ट 1 है ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, और लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर और लास्ट 8 मंथ्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये सारे ही वीडियो चैनल पे आ चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए। और पीडीएफ भी सबके आ चुके हैं, आप लोग पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं जो भी है जैसे आपको सुटेबल है। तो एग्जाम में काफी कम दिन बचे हैं, जल्दी जल्दी तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा। कंटेंट आपने पढ़ना है लाइन बाय लाइन। कंटेंट से क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो आईबीपीएस के थ्रू काफी डीप में पूछे जाते हैं, तो आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ा होगा तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक पेज पे भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे ज्वाइन करिए, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The BRICS New Development Bank (NDB), a global development bank, has authorized Algeria to join. Which year was the NDB founded? बोला क्या गया है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक वैश्विक विकास बैंक ने अल्जीरिया को इसमें शामिल होने के लिए अधिकृत किया है। पूछा गया है कि एनडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी 2015 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2015 में एनडीबी की स्थापना हुई थी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ठीक है। Algeria has been granted authorization to join the BRICS New Development Bank, a multilateral development bank. The NDB was established in 2015 by the BRICS countries. कौन-कौन सी हैं BRICS countries? B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa. ठीक है। 2015 by the BRICS countries to support infrastructures and sustainable development projects in BRICS and other developing countries.
तो अल्जीरिया को बहुपक्षीय विकास बैंक ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने का अधिकार दिया गया है। और एनडीबी की स्थापना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में ब्रिक्स देशों में के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि एनडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि अल्जीरिया को, जो अल्जीरिया कंट्री है, अल्जीरिया को हैज बीन ग्रांटेड ऑथराइजेशन मिला है टू जॉइन द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, ये क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। इन 2021 the NDB expanded the membership to include Bangladesh, Egypt and the UAE, United Arab Emirates and Uruguay. ठीक है, Algeria as Africa leading natural gas exporter is expected to benefit from NDB membership through new opportunities to bolster and sustain its economic growth in the medium to long term. ये पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरा कंटेंट है, आपने इसको जरूर से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी समझ में आ गया कि एनडीबी ने किसको, अल्जीरिया को शामिल होने के लिए अधिकृत किया है अपने साथ, और एनडीबी की स्थापना हुई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank has improved the digital customer support experience by introducing Aditi, a virtual relationship manager powered by Gen AI? तो किस बैंक ने जेन एआई द्वारा संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर अदिति को पेश करके डिजिटल ग्राहक सहायता अनुभव में सुधार किया है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बैंक ऑफ बड़ौदा इज द राइट आंसर। Bank of Baroda यानी BOB has introduced Aditi, a Gen AI powered virtual relationship manager to enhance the digital customer service experience. Aditi offers conversational banking through digital avatars with human-like interfaces available on BOB's web portal. Aditi supports audio, video, and chat-based assistance, providing 24/7 banking services with multilingual support. तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव को बढ़ाने के लिए जेन एआई संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर अदिति की शुरुआत की है। अदिति मानव समान इंटरफेस वाले डिजिटल अवतारों के माध्यम से संवादात्मक बैंकिंग प्रदान करती है। बॉब के वेब पोर्टल पर उपलब्ध अदिति ऑडियो, वीडियो और चैट आधारित सहायता का समर्थन करती है, जो बहुभाषीय समर्थन के साथ 24/7 बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, तो किस बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज इम्प्रूव्ड द डिजिटल कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस बाय इंट्रोड्यूसिंग अदिति, अ वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर पावर्ड बाय जेन एआई। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जेन एआई द्वारा संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर अदिति को पेश करके डिजिटल ग्राहक सहायता अनुभव में सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which nation will get an extra $2 billion in funding from the World Bank this fiscal year to assist crucial reforms, flood response, improving air quality and healthcare? What is the right answer? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि महत्वपूर्ण सुधारों, बाढ़ प्रतिक्रिया, वायु गुणवत्ता में सुधार और स्वास्थ्य सेवा में सहायता के लिए किस देश को इस वित्तीय वर्ष में विश्व बैंक से $2 बिलियन का अतिरिक्त वित्त पोषण मिलेगा? किस बैंक, तो किस देश को मिलेगा? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ओके, The World Bank placed an additional $2 billion in financing to Bangladesh during this fiscal year to support critical reforms, flood response, air quality improvement, and healthcare. World Bank commitment: The World Bank is committed to increasing lending to Bangladesh to support the reform agenda of the interim government. USAID Bangladesh recently announced $202.25 million in aid to Bangladesh to advance development, empower youth, strengthen democracy, improve health and expand trade and economic opportunities. तो क्या बोला गया है इसमें
कि विश्व बैंक ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण सुधारों, बाढ़ प्रतिक्रिया, वायु गुणवत्ता सुधार और स्वास्थ्य सेवा का समर्थन करने के लिए बांग्लादेश को अतिरिक्त $2 बिलियन का वित्त पोषण देने का वचन दिया है। विश्व बैंक की प्रतिबद्धता की बात करें तो विश्व बैंक अंतरिम सरकार के सुधार एजेंडे को समर्थन करने के लिए बांग्लादेश को लोन देने में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक कमिटमेंट, द वर्ल्ड बैंक इज कमिटेड टू इंक्रीज लैंडिंग टू बांग्लादेश टू सपोर्ट द रिफॉर्म एजेंडा ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? कितना अमाउंट है? $2 बिलियन। अमाउंट याद रखना है, $2 बिलियन। किस कंट्री को? तो बांग्लादेश को। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, next question, what is the annual amount of new loans the Pakistan has been promised by the ADB between 2024 and 2027 totaling $8 बिलियन over 4 years? पूछा गया है कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने 2024 और 2027 के बीच पाकिस्तान को नए लोन्स की वार्षिक राशि कितनी देने का वादा किया है जो 4 वर्षों में कुल $8 बिलियन होगी? राइट आंसर ऑप्शन ए, $2 बिलियन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ADB has assured Pakistan of providing $2 billion annually in new loans from 2024 to 2027 totaling $8 billion over 4 years. तो ADB ने पाकिस्तान को 2024 से 2027 तक सालाना $2 बिलियन का नया लोन देने का आश्वासन दिया है जो 4 वर्षों में कुल $8 बिलियन होगा। ADB President Masud Oskawa gave the assurance during his visit and interaction with Pakistani authorities. तो ADB के जो अध्यक्ष हैं मासूद ओस्कावा ने अपनी यात्रा और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान यह आश्वासन दिया था। लोन टर्म्स की बात करें तो आउट ऑफ द $2 बिलियन एनुअल लोन $1 बिलियन will be provided at a fixed 2% interest rate under ADB concessional window. तो $2 बिलियन के वार्षिक ऋण में से $1 बिलियन एडीबी की रियायती खिड़की के तहत 2% की निश्चित ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The NPCI has enhanced transactions limit for tax payments via the UPI, enabling customers to transmit how many lakhs in a single transaction. तो एनपीसीआई ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान के लिए लेन देन की सीमा बढ़ा दी है जिससे ग्राहक एक ही लेन देन में कितने लाख रुपए भेज सकेंगे? तो भेज सकेंगे कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए। ठीक है, द एनपीसीआई हैज इंक्रीज्ड transactions limit for tax payment using the UPI, allowing people to transfer ₹5 lakh in a single transaction. The increase in the transaction limit aims to facilitate smoother and larger tax payment through UPI, addressing the growing use of UPI as a payment method. बोला गया है कि एनपीसीआई ने यूपीआई का उपयोग करके कर भुगतान के लिए लेन देन की सीमा बढ़ा दी है जिससे लोग एक ही लेन देन में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकेंगे। This change follow the RBI recommendation during the Monetary Policy Committee meeting on August 8, 2024. तो ये जो परिवर्तन है ये 8 अगस्त 2024 को मॉनेटरी पॉलिसी समिति की बैठक के दौरान आरबीआई की सिफारिश के बाद किया गया। एप्लीकेबिलिटी, द ₹5 लाख लिमिट अप्लाइज एक्सक्लूसिवली टू टैक्स पेमेंट। For other categories of payment, the UPI transaction limit remains ₹1 lakh. Circular for NPCI circular specifies that acquiring entities must classify merchants under MCCN 9311 for tax payment only. तो NPCI के परिपत्र में निर्दिष्ट किया गया है कि अधिग्रहण करने वाली संस्थाओं को केवल कर भुगतान के लिए व्यापारियों को MCC 9311 के तहत वर्गीकृत करना चाहिए। ठीक है, सेम कंटेंट आपको हिंदी में दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled the NPS Vatsalya scheme in New Delhi. Which of the following assertions is incorrect?
तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का अनावरण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। Account can be opened in the name of minor but operated by a parent or guardians with the minor as the beneficiary. That's right. This scheme is available for all minor citizens under 18 years. Right. Upon turning 18, up to 3.5 lakh rupees can be withdrawn entirely. Wrong. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आंसर ये राइट है। A minimum annual contribution of ₹1000 is required with no maximum contribution। तो ये तो ऑब्वियसली एक ही आंसर सही है, वो है ऑप्शन सी, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सा असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है, तो वो ऑप्शन सी है। अपॉन टर्निंग 18 अप टू ₹3.5 लाख कैन बी विड्रॉ एंटायरली, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा गया है कि रॉन्ग कौन सा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण लॉन्च द नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य एनपीएस वात्सल्य स्कीम, अ पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स एट न्यू दिल्ली। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द स्कीम इज अवेलेबल फॉर ऑल माइनर सिटीजन अंडर 18 years. Account operations, account can be opened in the name of minor but operated by a parent or guardians with the minor as the beneficiaries. ठीक है, withdraw, partial withdraw are allowed after 3 years up to 25% of the corpus for the specific purpose like education, medical treatment and disabilities. Okay. Upon turning 18, up to ₹2.5 lakh can be withdrawn entirely. If the corpus exceeds this, 20% can be withdrawn with the remaining 80% used for annuity purchase in the NPS. ये सारे ही स्टेटमेंट आपको समझा दिए गए हैं इस स्कीम के रिगार्डिंग। क्या नाम है स्कीम का? एनपीएस वात्सल्य, फुल फॉर्म नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु presided over a conference of chairpersons of debt recovery appellate tribunals DRATs and presiding officers of debt recovery tribunals in New Delhi as secretary of the Department of Financial Services DFS। ठीक है, क्या पूछा गया है कि वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में किसने नई दिल्ली में ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है? किसने की है? एम नागराजू इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Sri M. Nagaraju, Secretary of the Department of Financial Services, chaired a conference of chairperson of debt recovery appellate tribunals and presiding officers of debt recovery tribunals in New Delhi. ठीक है, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव हैं श्री एम नागराजू ने नई दिल्ली में ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों को ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। Improving the functioning of DRTs for efficient debt recovery. Banks were advised to implement effective monitoring and oversight mechanism for managing pending cases in DRTs. तो बैंकों को DRT में लंबित मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभावी निगरानी और निरीक्षण तंत्र लागू करने की सलाह दी गई है। ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स आप देख सकते हैं। Next question, the Central Board of Direct Taxes has issued rules and forms for direct tax विवाद से विश्वास DTVSV scheme 2024. When will the scheme take effect? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास DTVSV योजना 2024 के लिए नियम और प्रपत्र जारी किए हैं। योजना कब प्रभावी होगी? राइट आंसर 1 अक्टूबर 2024, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है
in pursuance of the announcement in Union Budget 2024-25 by Union Minister for Finance and Corporate Affairs Srimati Nirmala Sitharaman, the CBDT has notified the Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme 2024, referred as DTVSV 2024, to resolve pending appeals in the case of income tax disputes. The scheme will come into effect from 1st of October 2024. क्या बोला गया है? केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार में सीबीडीटी ने आयकर विवादों के मामले में लंबित अपीलों को हल करने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 को अधिसूचित किया है। ये योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। ठीक है, कब से होगी? 1 अक्टूबर 2024 से। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, on September 30, 2024 is quickly approaching as the deadline for special fixed deposits offered by Indian Bank, IDBI and State Bank of India approaches. For a 4 days period, Amrit Vrishti gives 7.75% to senior people and 7.25% to general public. When was this scheme's deadline? क्या पूछा गया है? क्वेश्चन समझ में आया? पूछा गया है आपसे कि 30 सितंबर 2024 इंडियन बैंक, आईडीबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेश किए जाने वाले विशेष सावधि जमा यानी एफडी की समय सीमा के करीब है। 444 दिनों की अवधि के लिए अमृत वृष्टि वरिष्ठ नागरिकों को 7.75% और आम लोगों को 7.25% ब्याज देती है। इस योजना की समय सीमा कब थी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो थी 31 मार्च 2025। ठीक है, 31st of March 2025 is the right answer, option A. The deadline for a special fixed deposit by the State Bank of India, IDBI and Indian Bank is nearing on 30 of September 2024. SBI Special FD is Amrit Kalash offering 7.1% interest for a 400-day tenure, with senior citizens receiving 7.60%. Amrit Vrishti offers 7.25% for the general public and 7.75% for senior citizens for a 444-day tenure. The deadline for this scheme is 31st of March 2025. IDBI Bank's special FD, the Utsav Special Deposit, offers 7.2% to 7.35% interest for 300 to 700-day tenures. ठीक है, तो कब तक इसकी डेट थी? 31st of March 2025 is the right answer. Next question. The RBI, which has been deeply concerned about the disparity between bank lending and deposit growth over the last 2 years, has finally noted a reduction of this gap in its most recent State of the Economy report, while deposit growth has increased to more than 11%, loan growth has slowed to what percent? Right answer 13.3% is the right answer. तो वो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि आरबीआई जो पिछले 2 वर्षों से बैंक लोन और जमा वृद्धि के बीच असमानता को लेकर बहुत चिंतित है, उन्होंने अपनी सबसे हालिया अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट में अंततः इस अंतर में कमी देखी है, जबकि जमा वृद्धि 11% से अधिक हो गई है। ऋण वृद्धि धीमी होकर कितनी हो गई है? 13.3% हो गई है। According to the latest State of Economy report released by the Central Bank RBI, the gap between credit and deposit growth in banks, which has been a major concern for the RBI over the past 2 years, is finally narrowing. Loan growth is moderated to 13.3%, while deposit growth has risen to over 11%. ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा जारी अर्थव्यवस्था की नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बैंकों में
लोन और जमा वृद्धि के बीच का अंतर जो पिछले 2 वर्षों से आरबीआई के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है, अंततः कम हो रहा है। ऋण वृद्धि 13.3% तक कम हो गई, जबकि जमा वृद्धि जो है वो 11% से अधिक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank has authorized V. Vaidyanathan reappointment as its MD and CEO with approval from the RBI? राइट आंसर क्या है? IDFC फर्स्ट बैंक, काफी बार पढ़ाया है, ठीक है। RBI has approved the reappointment for V. Vaidyanathan as the MD and CEO of IDFC First Bank. His new term will begin on 19th of December 2024 as confirmed in an exchange filing by the lender. द जर्नी देखनी है आपको, आप देख सकते हैं वी वैद्यनाथन की जर्नी। बिकेम एमडी एंड सीईओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन दिसंबर 2018, ठीक है, फॉलोइंग द मर्जर ऑफ कैपिटल फर्स्ट एंड आईडीएफसी बैंक। अदर पॉइंट्स भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 year after introducing its UPI services, Sachin Bansal, a co-founder of Flipkart, created the fintech startup Navi, which has become India's 10th largest player on the UPI, overtaking Amazon Pay. Right answer 6. ठीक है, which has become India's 6th largest player on the UPI, overtaking Amazon Pay. अपनी यूपीआई सेवाओं को शुरू करने के 1 साल बाद फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल ने फिनटेक स्टार्टअप नवी बनाया, जो अमेज़न पे को पछाड़कर यूपीआई पर भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। कौन सा? 6. Navi, a fintech company founded by Flipkart co-founder Sachin Bansal, has emerged as India's 6th largest player on the UPI, surpassing Amazon Pay just 1 year after launching its UPI services. In August, Navi processed 88.71 million UPI transactions worth rupees 4,651.32 crore. This marks a 29.56% increase its transactions volume from July, when it handled 68.47 million transactions valued at rupees 3,574.61 crore. क्या बोला गया है? फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल के द्वारा स्थापित फिनटेक कंपनी नवी यूपीआई सेवाओं को लॉन्च करने के 1 साल बाद ही अमेज़न पे को पछाड़ते हुए यूपीआई पर भारत की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अगस्त में नवी ने 4,651.32 करोड़ रुपए के 88.71 मिलियन यूपीआई लेनदेन संसाधित किए थे। ये जुलाई से लेनदेन की मात्रा में 29.56% की वृद्धि दर्शाता है, जब इसने 3,574.61 करोड़ रुपए के 68.47 मिलियन लेनदेन संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड Orunodoi 3.0, a women-focused financial initiatives aiming at giving monthly financial help to the state's economically disadvantaged families. क्या बोला गया है कि किस सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को मासिक वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से महिला केंद्रित वित्तीय सहायता पहल अरुणोदय 3.0 का शुभारंभ किया है? तो वो किया है असम ने। किसने किया है? असम स्टेट ने, ठीक है। The Assam government has launched Arunodoi 3.0, a women-centric financial assistance scheme aimed at providing monthly financial support to economically disadvantaged families in the state. This is a part of the broader efforts by the Assam government to uplift marginalized communities and ensure financial stability for vulnerable households. तो ये असम सरकार के द्वारा समूहों पर हंसियों पर पड़े समुदायों के उत्थान और कमजोर परिवारों के लिए वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which small finance bank has introduced a brand new liquid plus fixed deposit program with terms ranging from 7 to 180 days and an interest rate of 6.75% annually? तो किस लघु वित्त बैंक ने 7 से 180 दिनों की अवधि और 6.75% वार्षिक ब्याज दर के साथ एक नया लिक्विड प्लस सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
Jana Small Finance Bank has launched a new liquid plus fixed deposit offering providing an interest rate of 6.75% per annum for tenures ranging from 7 to 180 days. This rate applies to a minimum deposit of rupees 10 lakh for retail deposits up to rupees 3 crores and for bulk deposit between rupees 3 crores and rupees 200 crores per customer. क्या बोला गया है कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक नया लिक्विड प्लस फिक्स डिपॉजिट ऑफर शुरू किया है जो 7 से 180 दिनों की अवधि के लिए 6.75% प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रदान करता है। ये दर 3 करोड़ रुपए तक के खुदरा जमा के लिए 10 लाख रुपए की न्यूनतम जमा राशि और 3 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए के बीच थोक जमा के प्रति ग्राहक लागू होती है। Next question. Which bank has raised rupees 7,500 crore this fiscal year through the issue of its second tier 2 bond that complies with Basel III? पूछा गया है कि किस बैंक ने बेसल III का अनुपालन करने वाले अपने दूसरे टियर 2 बॉन्ड के लिए जारी होने के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 7,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। SBI raised 7,500 crore rupees through its second Basel III compliance tier 2 bond issuance of the current fiscal year. The bond have a coupon rate of 7.33% and 15-year maturity with the all caption after 10 years and on each anniversary thereafter. Investor response. The issue received a strong response from investors. It attracted bids more than 3 times the base issue size of rupees 4,000 crore. ठीक है, इस निर्गम को निवेशकों से मजबूत प्रतिक्रिया मिली और इसने 4,000 करोड़ रुपए के आधार निर्गम आकार से 3 गुना अधिक बोलियां आकर्षित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company, a world leader in digital services and consultancy, has announced a long-term partnership with Metro Bank, the community-focused bank in the UK, to dramatically strengthen its IT and support functions? Right answer ऑप्शन सी इन्फोसिस इज द राइट आंसर। तो डिजिटल सेवाओं और परामर्श में विश्व की अग्रणी कंपनी किस कंपनी ने अपने आईटी और समर्थन कार्यों को नाटकीय रूप से मजबूत करने के लिए यूके में समुदाय केंद्रित बैंक मेट्रो बैंक के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? इन्फोसिस इज द राइट आंसर। Metro Bank, the UK community-focused bank, has announced a long-term collaboration with Infosys, a global leader in digital services and consulting, to significantly improve its IT and support functions. This partnership aligns with Metro Bank's ongoing efforts to boost efficiency and cut costs while undergoing a digital transformation to optimize बिजनेसेस ऑपरेशंस। यानी कि क्या बोला गया है इसमें, ब्रिटेन की समुदाय केंद्रित बैंक मेट्रो बैंक ने डिजिटल सेवाओं और परामर्श में वैश्विक अग्रणी इन्फोसिस के साथ दीर्घकालिक सहयोग की घोषणा की ताकि इसके आईटी और सहायता कार्यों में उल्लेखनीय सुधार हो सके। यह साझेदारी मेट्रो बैंक के व्यावसायिक संचालन को अनुकूलित करने के लिए डिजिटल परिवर्तन के दौरान दक्षता बढ़ाने और लागत में कटौती करने के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फाउंडेड वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, a new cryptocurrency enterprises barely 50 days before the election. The network will launch a new digital token called WLFI, with what percentage of the tokens going to the founding team, which includes the Trump family. हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में बमुश्किल 50 दिन पहले वर्ल्ड लिबर्टी
फाइनेंशियल नामक एक नई क्रिप्टो करेंसी उद्यम की स्थापना की। नेटवर्क WLFI नामक एक नया डिजिटल टोकन लॉन्च करेगा, जिसमें कितने प्रतिशत टोकन संस्थापक टीम को मिलेंगे, जिसमें ट्रम्प परिवार भी शामिल है। 20% इज द राइट आंसर। Former President Donald Trump launched a new cryptocurrency venture called World Liberty Financial just 50 days before Election Day. World Liberty Financial is Donald Trump's new cryptocurrency venture aiming to offer decentralized finance services. The platform will introduce a new digital token called WLFI with 20% of the tokens allocated to the funding team, which includes the Trump family. तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव दिवस से ठीक 50 दिन पहले वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नामक एक नया क्रिप्टो करेंसी उद्यम शुरू किया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल डोनाल्ड ट्रंप का नया क्रिप्टो करेंसी उद्यम है, जिसका लक्ष्य विकेंद्रित वित्त सेवाएं प्रदान करना है। प्लेटफॉर्म WLFI नामक एक नया डिजिटल टोकन पेश करेगा, जिसमें 20% टोकन संस्थापक टीम को आवंटित किए जाएंगे, जिसमें ट्रम्प भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CGT MSC schemes offers a women-owned MSMEs an enhanced credit guarantee. What percentage of the new coverage was the enhanced credit guarantee? तो CGT MSC योजना महिलाओं के स्वामित्व वाली MSME को बढ़ी हुई ऋण गारंटी प्रदान करती है। नई कवरेज का कितना प्रतिशत बढ़ी हुई ऋण गारंटी थी? तो वो है 90%। Union Minister Jitan Ram Manji announced a significant policy change that will benefit women-owned micro and small enterprises by providing enhanced credit guarantee coverage under the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGT MSC) scheme. This adjustment was approved by the CGTMSC board. Enhanced credit guarantee coverage, new coverage 90%, previous coverage 85%. Beneficiaries expected to impact 27 lakh women-led MSMEs. Next question. The DAS economic census, which is slated to take place from January to December 2025, will employ artificial intelligence according to the Statistics Ministry. Right answer 8th. Okay. सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 8वीं आर्थिक जनगणना EC यानी कि इकोनॉमिक सेंसस को जनवरी से दिसंबर 2025 तक जो जनवरी से दिसंबर 2025 तक होने वाली है, AI का उपयोग करेगी। ठीक है। The Statistics Ministry plans to use AI, artificial intelligence बोलते हैं। AI का फुल फॉर्म क्या है? Artificial intelligence in the 8th economic census scheduled from January to December 2025. AI will be used to pre-fill data in survey forms, reducing errors and the time required to complete the process. AI is expected to become a key tool in future government survey, helping streamline data collection and analysis. तो सांख्यिकी मंत्रालय जनवरी से दिसंबर 2025 तक होने वाली 8वीं आर्थिक जनगणना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने की योजना बना रहा है। सर्वेक्षण फॉर्म में डेटा को पहले से भरने के लिए AI का उपयोग किया जाएगा, जिससे त्रुटियों को कम किया जा सकेगा और प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा। AI के भविष्य में सरकारी सर्वेक्षणों में एक महत्वपूर्ण उपकरण बनने की उम्मीद है, जिसमें डेटा संग्रह और विश्लेषण को कारगर बनाने में मदद मिलेगी। Next, which business launched a cooperation with AU Small Finance Bank to provide financial security and life insurance? तो किस व्यवसाय ने वित्तीय सुरक्षा और जीवन बीमा प्रदान करने के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ सहयोग शुरू किया है? तो वो है कोटक लाइफ। AU Small Finance Bank and Kotak Life announced a partnership to offer the life insurance and financial security solutions. This collaboration is a continuation of Kotak Life's previous relationship with the
former Fincare Small Finance Bank, which is now merged with AU Small Finance Bank. This partnership enables AU Small Finance Bank new and existing customers, including those from former Fincare SFB branches, to access Kotak Life full range of life insurance products such as term, retirement, saving and select investment plans. तो बोला गया है कि ये जो साझेदारी है AUSFB स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए और मौजूदा ग्राहकों को, जिनमें फिनकेयर SFB की पूर्व शाखाओं के ग्राहक भी शामिल हैं, कोटक लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों की पूरी श्रृंखला जैसे टर्म, रिटायरमेंट, बचत और चुनिंदा निवेश योजनाओं तक पहुंच प्रदान करती है। नेक्स्ट, which company in addition to Star Health and Allied Insurance Company Limited announced the launch of Superstar, a customized long-term health insurance plan with a customer-centric focus and the goal of providing better value to the customer. Right answer, Policy Bajaj. स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अलावा किस कंपनी ने, तो पॉलिसी बाजार ने सुपरस्टार नामक एक अनुकूलित दीर्घकालिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य ग्राहक केंद्रित है और ग्राहक को बेहतर मूल्य प्रदान करना है। Star Health and Allied Insurance Company Limited and Policy Bajaj announced the launch of Superstar, a personalized long-term health insurance plan which is customer-centric in nature with an objective of delivering greater customer value. This game-changer product is designed to meet the evolving needs of policyholders and offers unparalleled flexibility and customization. The long-term 5-year policy term for individuals and families alike. Next, InCred Financial Services NBFC has received its first environmental, social and governance ESG grade from ICRA ESG Ratings Limited. The former name of ICRA ESG was, right answer, PDCSL. तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी InCred फाइनेंशियल सर्विसेज को ICRA ESG रेटिंग्स लिमिटेड से अपना पहला पर्यावरण, सामाजिक और शासन ग्रेड मिला है, यानी ESG ग्रेड मिला है। ICRA ESG का पूरा नाम है PDCSL, प्रगति डेवलपमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड। इसका ये पहला वाला नाम था, पूर्व नेम, द फॉर्मर नेम। ओके, ICRA ESG Rating Limited has assigned its first environmental, social and governance rating to InCred Financial Services NBFC. ICRA ESG was previously known as PDCSL, Pragati Development Consulting Limited. Next question. The NSE Memorandum of Association has been amended by the SEBI, allowing for a 10-fold increase to authorized share capital to how many crore? Right answer, ₹500 crore is the right answer. SEBI ने NSE के एसोसिएशन के ज्ञापन में संशोधन किया है, जिसमें अधिकृत शेयर पूंजी में 10 गुना वृद्धि करके उसे कितने करोड़ रुपए दिया गया है? 500 करोड़। SEBI has approved amendments to NSE Memorandum of Association, allowing a 10-fold increase in authorized share capital to ₹500 crore. This move will pave the way for the proposed bonus issue. This increase also provides flexibility for the exchange decide to issue fresh share during its public offering. On August 27, the NSE board also sought a no objection certificate NOC from SEBI to move forward with its IPO, which has been delayed due to ongoing regulatory matters, including the co-location case. तो सेबी ने एनएससी के एसोसिएशन के ज्ञापन में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें अधिकृत शेयर पूंजी में 10 गुना वृद्धि करके उसे 500 करोड़ रुपए किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
As part of its Parivartan corporate social responsibility efforts, which bank aims to raise the income of 5 lakh marginal farmers who make less than rupees 60,000 a year by 2025? क्या बोला गया है इसमें? अपने परिवर्तन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयास के हिस्से के रूप में कौन सा बैंक 2025 तक 60,000 रुपये से कम कमाने वाले 5 लाख सीमांत किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखता है? HDFC Bank is the right answer of this question. The country's biggest private sector lender HDFC Bank looks to increase the income of 5 lakh marginal farmers earning less than rupees 60,000 annually by 2025 as part of its corporate social responsibility initiative Parivartan. Parivartan overview. Launched in 2014, Parivartan is one of India's largest CSR programs active in 28 states and 8 union territories with a focus of rural डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड्स। बोला गया है कि देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि HDFC बैंक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल परिवर्तन के हिस्से के रूप में 2025 तक 60,000 रुपये से कम सालाना कमाने वाले 5 लाख सीमांत किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। 2014 में लॉन्च किया गया परिवर्तन भारत के सबसे CSR कार्यक्रमों में से एक है जो ग्रामीण विकास और टिकाऊ आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इज ब्रिंगिंग बुरगुंडी its private banking division to 15 additional locations. With this growth, Burgundy Private will be present in 42 sites throughout India. तो कौन सा बैंक अपने निजी बैंकिंग प्रभाग बुरगंडी प्राइवेट को 15 अतिरिक्त स्थानों पर ला रहा है? इस वृद्धि के साथ बुरगंडी प्राइवेट पूरे भारत में 42 स्थानों पर मौजूद होगा। तो वो है एक्सिस बैंक। Axis Bank is expanding its private banking business Burgundy Private to 59 cities. This expansion will increase Burgundy Private presence to 42 locations across India. Purpose and focus, the expansion aims to provide bespoke wealth management services to clients in India's Tier 2 markets. तो एक्सिस बैंक अपने निजी बैंकिंग व्यवसाय बरगंडी प्राइवेट का विस्तार 15 नए शहरों में कर रहा है। इस विस्तार से बरगंडी प्राइवेट की उपस्थिति भारत भर में 42 स्थानों तक बढ़ जाएगी। इसका उद्देश्य और फोकस की बात करें तो इस विस्तार का उद्देश्य भारत के Tier 2 बाजारों में ग्राहकों को कस्टम वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट, recently the fintech startup Moneyview became the dash unicorn in 2024. तो कौन सा? ऑप्शन डी, 6th unicorn. Recently the fintech startup Moneyview became the 6th unicorn in 2024, receiving how much money? Receiving $4.6 million Indian rupees में 38.6 करोड़ Indian rupees फ्रॉम एक्सेल इंडिया एंड नेक्सस वेंचर्स। तो हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप मनीव्यू 2024 में 6 यूनिकॉर्न बन गया जिसे एक्सेल इंडिया और नेक्सस वेंचर से $4.6 मिलियन प्राप्त हुए, जो कितना है 38.6 करोड़ रुपीस। Fintech startup Moneyview became the 6th unicorn in 2024 after raising $4.6 million from Excel and India and Nexus Ventures. After approval from the company's board, 60.23 lakh equity shares were allotted to Excel India and Nexus Ventures. Compared to 2023, there has been an increase in the number of unicorns in 2024. In 2023, only 2 unicorns were created, which include quick commerce startup Zepto and fintech startup Incred Finance. However, in 2024, by September, 6 unicorns had been created, including Moneyview.
तो फिनटेक स्टार्टअप मनीव्यू एक्सेल इंडिया और नेक्सस वेंचर से $4.6 मिलियन जुटाने के बाद 2024 में छठा यूनिकॉर्न बन गया। कंपनी के बोर्डों से मंजूरी मिलने के बाद एक्सेल इंडिया और नेक्सस वेंचर्स को 60.23 लाख इक्विटी शेयर आवंटित किए गए। 2020-23 की तुलना में 2024 में यूनिकॉर्न की संख्या में वृद्धि हुई है और 2023 में केवल 2 यूनिकॉर्न बनाए गए, जिनमें क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो और स्टार्टअप इनफिनिट फाइनेंस शामिल है। हालांकि 2024 में सितंबर तक मनीव्यू समेत 6 यूनिकॉर्न बनाए जा चुके थे। Next question. On September 18, 2024, Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman will unveil the NPS Vatsalya scheme. How many locations throughout India will host the launch events? तो 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एनपीएस वात्सल्य योजना का अनावरण करेंगी और पूरे भारत में कितने स्थानों पर लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? तो 75 is the right answer. In pursuance of the announcement in the Union Budget 2024-25, Union Minister for Finance and Corporate Affairs Srimati Nirmala Sitharaman will launch the NPS Vatsalya scheme on September 18, 2024 in New Delhi. तो बोला गया है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में ये घोषणा की गई थी कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर सब्सक्राइबिंग टू एनपीएस वात्सल्य स्कीम वाउचर। द स्कीम वाउचर ऑफ द स्कीम विल बी रिलीज्ड। PRAN cards, permanent retirement account number. PRAN cards will be distributed to new minor subscriber. Nationwide events, the launch events will be held at nearly 75 locations across India. Other locations of participate via video conference and will also distribute PRAN membership cards to new minor subscriber. Scheme objective, the purpose NPS Vatsalya is designed to help parents save for their children's future through a pension account. Investment detail contribution, parent can invest ₹1,000 annually in the name of their child. सारी पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के नाम पर सालाना 1,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The SEBI has agreed to reduce the period required for the crediting of bonus shares and subsequent trading to how many days from the record date. तो सेबी ने बोनस शेयरों को जमा करने और उसके बाद के कारोबार के लिए आवश्यक अवधि को रिकॉर्ड स्थिति से कितने दिन तक कम करने पर सहमति व्यक्त की है? तो 2 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है इसमें कि सेबी हैज डिसाइडेड टू शॉर्टन द टाइम टेकन फॉर क्रेडिट ऑफ बोनस शेयर्स एंड देयर सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग टू 2 days from the record date. This new rule will apply to all bonus issue announced from 1st of October. Timeline details, credit of bonus shares. Bonus shares will be credited to investor accounts 1 working day after the recorded date T+1. Trading bonus shares will be available for trading on the 2nd working day after the record date T+2. Record date T-day. The record date is the cutoff date used to determine which shareholders are eligible for bonus share. Approval process, company must apply to the stock exchange for in principle approval within 5 working days from the board meeting that approves the bonus issue. Okay. Next question. In which nations will seen the expansion of PhonePe merchant acceptance network through a partnership with Liquid Group, a cross-border payment solution provider? तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर लिक्विड ग्रुप के साथ साझेदार के माध्यम से फोन पे के व्यापारी स्वीकृति नेटवर्क का विस्तार किस देश में होगा? तो वो होगा सिंगापुर। ऑप्शन सी सिंगापुर इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है इसमें? PhonePe, a Walmart Group fintech firm, partnered with Liquid Group, a cross-border payment solution provider, to expand its merchant acceptance network in Singapore. The PhonePe
The partnership enables PhonePe users traveling to Singapore to scan and pay using the app at Liquid Group merchants. QR codes will be available at tourist-centric locations such as Changi Airport, duty-free shop, restaurants, bars, retailers. Example, the Coca-Cola Trees, Hard Rock Cafe, sightseeing spot and transportation services. The collaboration is enabled by Liquid Group partnership with NPCI International Payments Limited, an arm of NPCI focused on global payments. Liquid Group has enabled its merchant to accept UPI as a payment method, allowing Indian travelers to use their UPI apps for payments. तो वॉलमार्ट ग्रुप की फिनटेक फर्म फोनपे ने सिंगापुर में अपने मर्चेंट्स नेटवर्क का विस्तार करने के लिए क्रॉस बॉर्डर भुगतान समाधान प्रदाता लिक्विड ग्रुप के साथ साझेदारी की है। ये भागीदारी, ये पार्टनरशिप है सिंगापुर की यात्रा करने वाले फोन पे यूजर्स को लिक्विड ग्रुप के व्यापारियों के पास ऐप का उपयोग करके स्कैन करने और भुगतान करने में सक्षम बनाती है। क्यूआर कोड पर्यटक केंद्रित स्थानों जैसे कि चांगी हवाई अड्डे, शुल्क मुक्त दुकानों, रेस्तरां, बार, खुदरा विक्रेताओं जैसे कि कोको ट्रीज, हार्ड रॉक कैफे, दर्शन स्थली और परिवहन सेवाओं पर भी उपलब्ध होंगे। ये सहयोग लिक्विड ग्रुप की एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ भागीदारी द्वारा सक्षम है, जो वैश्विक भुगतानों पर केंद्रित एनपीसीआई की एक शाखा है। लिक्विड ग्रुप ने व्यापारियों को भुगतान विधि के रूप में यूपीआई स्वीकार करने में सक्षम बनाया, जिससे भारतीय यात्री भुगतान के लिए अपने यूपीआई ऐप का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, to satisfy the future cash demands of the expanding economy, the Reserve Bank of India intends to completely rebuild its currency management infrastructure over the course of the next 4 to 5 years. By 31st of March 2024, the amount of the coins in circulation CIC grew to, right answer, 132.35 BPCS. तो विस्तारित अर्थव्यवस्था कि भविष्य की नकदी मांगों को पूरा करने के लिए आरबीआई अगले 4 से 5 वर्षों के दौरान अपने मुद्रा प्रबंधन बुनियादी ढांचे का पूरी तरह से पुनर्निर्माण करने का इरादा रखता है। 31 मार्च 2024 तक प्रचलन में सिक्कों की मात्रा CIC बढ़कर 132.35 BPCS हो गई। RBI plans to comprehensively revamp its currency management infrastructure over the next 4 to 5 years to meet future cash demands of the growing economy. CIC growth, तो CIC coins in circulations volume also increased to 132.35 BPCS by March 31st, 2024 from 127.92 BPCS a year earlier. Current infrastructure, banknotes are printed at 4 printing presses and coins are minted at 4 mints. तो आरबीआई ने बढ़ती अर्थव्यवस्था की भविष्य की नकदी मांगों को पूरा करने के लिए अगले 4-5 वर्षों में अपने मुद्रा प्रबंधन बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much of a fine has the RBI levied on BNP Paribas for failing to follow specific guidelines regarding the interest rate on advances? Right answer हो जाएगा 31.8 lakh rupees is the right answer, option D. बोला गया है कि आरबीआई ने अग्रिमों पर ब्याज दर के संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए बीएनपी पारिबा पर कितना जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है 31.8 लाख रुपीस। RBI has imposed a penalty of rupees 31.8 lakh on BNP Paribas for non-compliance with certain directions issued by RBI on interest rate on advances. Penalty of Hewlett Packard Financial Service Private Limited amount 10.4 lakh rupees. Penalty on Muthoot Vehicle and Asset Finance Limited amount 7.9 lakh rupees. Penalty on SMFG India Credit Company Limited, Fultron India Credit Company Limited amount 23.1 lakh rupees. आरबीआई ने अग्रिमों पर ब्याज दर पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बीएनपी परिवास पर 31.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
Next question. Which nation's Ministry of Economic Development and Trade has inked an MOU with the People's Bank of China to enhance trade and investment? Right answer Maldives. तो किस देश ने? तो मालदीव्स ने आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय के व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना पीबीओसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. China's central bank, the People's Bank of China, has signed a memorandum of understanding with the Maldivians Ministry of Economic Development and Trade to strengthen trade and investment. The agreement aims to promote local currency settlement for current account transactions and direct investment with no further details provided by PBOC. China, as the largest bilateral lender to the Maldives, has been in talks with the Maldivian government regarding its debt. The Maldives owes $1.37 billion to China and $124 million to India in loans according to World Bank data. तो चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते का उद्देश्य चालू खाता लेन देन और प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान को बढ़ावा देना है. हालांकि पीबीओसी के इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है. Next question. What percentage of Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC did Life Insurance Corporation of India acquire? Right answer 9.3%. तो LIC ने भारतीय रेलवे खान एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC का कितना प्रतिशत अधिग्रहण किया है? 9.3% किया है. LIC increased its stake in Indian Railway Catering and Tourism Corporation to approximately 9.3%. LIC's stake in IRCTC grew by 2.02% between December 16, 2022 and September 11, 2024 through open market purchases. तो LIC ने भारतीय रेलवे यानी कि IRCTC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग 9.3% कर दी है. 16 दिसंबर 2022 से 11 दिसंबर 2024 के बीच खुले बाजार में खरीद के माध्यम से IRCTC ने LIC की हिस्सेदारी 2.02% बढ़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. And India outbound foreign direct investment FDI pledges increased by $1 billion to $3.21 billion in August 2024 from 2.29 billion in August 2023 according to figures from the Reserve Bank of India. Right answer option D 2.29. According to RBI data, India's outward FDI commitments rose by $1 billion to $3.21 billion in August 2024, up from $2.29 billion in August 2023. Sequentially, growth outbound FDI commitment increased from $3 billion in July 2024. Three components outward FDI commitments are classified into three categories: equity, loans, and guarantees. Next question. The cost to income ratio of State Bank of India climbed substantially to what percentage in financial year 24 from 56.2% in financial year 23 as a result of greater personal expenses. तो SBI का लागत से आय अनुपात अधिक कार्मिक व्यय के परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 23 में 56.2% से वित्त वर्ष 24 में कितने प्रतिशत तक बढ़ गया? 60% तक बढ़ गया है. SBI cost to income ratio sharply increased to 60% in financial year 24 from 56.2% in financial year 23 due to higher employees expansion. S&P Global Ratings forecast that SBI CI ratio will normalize to 54-55% over the next 2 years as the bank improves operating efficiency and leverages digital platform. Provision of wages arrears. SBI made a total provisions of rupees 15,877.09 crore for wages arrears due for revisions from November 2022. तो SBI का लागत से आय अनुपात वित्त वर्ष 2023 में
56.2 से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 60% हो गया, जिसका कारण कर्मचारियों का अधिक खर्च है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का अनुमान है कि SBI का CI अनुपात अगले 2 वर्षों में 54 से 55% तक सामान्य हो जाएगा, क्योंकि बैंक परिचालन दक्षता में सुधार करता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाता है। Next question: How many physical branches is the Bank of Baroda aiming to open nationwide as a trial project? Right answer option C, 7 is the right answer. Bank of Baroda परीक्षण परियोजना के रूप में देश भर में कितनी फिजिकल शाखाएं खोलने का लक्ष्य बना रहा है? 7 ब्रांचेस. Bank of Baroda is planning to launch 7 physical branches as a pilot project across the country. तो Bank of Baroda देश भर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 फिजिकल शाखाएं शुरू करने की योजना बना रहा है. These branches integrate self services and assisted service models. The first physical branch was opened at Horniman Circle, Mumbai in July. The second branch was inaugurated at Vile Parle, Mumbai, and another branch at Chandranagar, हैदराबाद. तो पहली फिजिकल शाखा जुलाई में मुंबई के हॉर्निमन सर्किल में खोली गई थी. दूसरी शाखा का उद्घाटन मुंबई के विले पार्ले में और दूसरी शाखा का उद्घाटन हैदराबाद के चंदानगर में किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, the aims to raise up to rupees 7,500 crore by issuing a second tranche of tier 2 bonds. How many years does the bond maturity term last? Right answer option C, 15 years is the right answer of this question. हाल ही में SBI ने टीयर 2 बॉन्ड की दूसरी किस्त जारी करके 7,500 करोड़ तक जुटाने का लक्ष्य रखा है. बॉन्ड की परिपक्वता अवधि कितने वर्षों तक चलती है? बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 15 वर्षों तक चलती है. The SBI plans to raise up to 7,500 crore rupees through the issuance of second tranches of tier 2 bonds. Bond details: the bonds have a maturity period of 15 years. The issuance includes a base size of rupees 4,000 crore with an additional greenshoe option rupees 3,500 crore. Previous issuance in August 2024, SBI raised rupees 7,500 crore through its first Basel III complements tier 2 bonds issuance, which had a coupon rate of 7.42%. Credit rating: the bonds are rated AAA by ICRA and India Rating and Research, indicating high credit quality. Year-to-date fundraising for the current financial year, SBI has raised rupees 20,000 crore through 2 tranches of infrastructure bonds. Tier 2 bonds characteristics: Tier 2 bonds are part of bank's borrowing structure. Next. Which bank proposed share sales has hit a regulatory obstacle since the RBI is hesitant to allow a foreign entity to own a majority stake in the bank? तो किस बैंक की प्रस्तावित शेयर बिक्री में विनियामक बाधा उत्पन्न हो गई, क्योंकि आरबीआई किसी विदेशी संस्था को बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी रखने की अनुमति देने में हिचकिचा रहा है. यस बैंक इज द राइट आंसर. The proposed stake sale of Yes Bank has encountered a regulatory roadblock as the RBI is reluctant to allow foreign institutions to hold a majority stake in the bank. Japanese lenders Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC) and Dubai-based Emirates NBD are interested in acquiring a majority stake of over 51% in Yes Bank. Sumitomo Mitsui is a unit of Sumitomo Mitsui Financial Group, Japan's second largest bank. तो यस बैंक की प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री की नियामकीय अड़चन आ गई, क्योंकि आरबीआई किसी विदेशी संस्था को बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी रखने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक है. जापानी ऋणदाता सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को और दुबई स्थित एमिरेट्स एनडीबी यस बैंक में 51% से अधिक बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने में रुचि रखते हैं. सुमितोमो मित्सुई जापान के दूसरे सबसे बड़े बैंकों सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की एक इकाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मिनिस्ट्री हैज मेड substantial changes to the Foreign Exchange Management Act FEMA compounding rules in order to streamline operations and improve
एडजुडिकेशन एफिशिएंसी। तो किस मंत्रालय ने परिचालन को सुव्यवस्थित करने और न्याय निर्णय दक्षता में सुधार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के नियमों में पर्याप्त परिवर्तन किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, फाइनेंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The Finance Ministry has introduced significant modification to the compound rules under the Foreign Exchange Management Act FEMA aimed at simplifying processes and enhancing efficiency in adjudications. Okay. Compounding application fee doubled to rupees 10,000 plus GST. Assistant General Manager empowered to decide on applications up to rupees 60 lakh. वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कंपाउंडिंग नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना और न्याय निर्णय में दक्षता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वायलेटिंग रेगुलेशंस SBI लाइफ इंश्योरेंस वाज फाइंड हाउ मच करोड़ बाय द IRDAI? राइट आंसर ₹1 करोड़। तो नियमों का उल्लंघन करने पर IRDAI ने SBI लाइफ इंश्योरेंस पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? 1 करोड़ का। IRDAI फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज फाइंड SBI लाइफ इंश्योरेंस ₹1 crore for regulatory violations. The violations pertain to SBI life insurance dealing with insurance web aggregators and its outsourcing activities. IRDAI has issued an advisory to SBI life insurance regarding the reportations of multiple insurance claims. SBI Life Insurance was found to have engaged with web aggregators without clearly specifying the service provided and the associated fees. The company failed to report outsourcing payment to IRDAI as required. IRDAI has instructed SBI Life Insurance to develop comprehensive outsourcing policy that complies with existing regulations and guidelines. Next question, recently the Damodar Valley Corporation DVC is India's first multi-purpose river valley project founded under the Damodar Valley Corporation Act 1948. Which bank has sanctioned ₹10,050 crore to DVC for its ultra supercritical thermal power plant? Right answer, State Bank of India. तो हाल ही में दामोदर घाटी निगम भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 के तहत की गई। किस बैंक ने डीवीसी को अपने अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए 10,050 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किए हैं। ओके। SBI sanctioned 10,050 crore to Damodar Valley Corporation for its ultra supercritical thermal power project. The project involves the construction of a 1600 megawatt ultra supercritical thermal power plant located at Koderma, Jharkhand. The Ministry of Power has identified this project as a key initiative for capacity addition by 2030. DVC is India's first multipurpose river valley project established by the Damodar Valley Corporation Act 1948. Next question, which entity has chosen to call off the T-bill auctions that was set for September 18, 2024 and September 25, 2024 after consulting with the Government of India? Right answer, Reserve Bank of India. तो किस संस्था ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के साथ परामर्श के बाद 18 सितंबर 2024 और 25 सितंबर 2024 के लिए निर्धारित टी बिल नीलामी को रद्द करने का फैसला किया है? According to the calendar for auction of Government of India Treasury bills for the quarter ending September 2024, the auctions were initially scheduled for September 18, 2024 and September 25, 2024. The Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, has decided to cancel the T-bill auction schedule for September 18, 2024 and September 25, 2024. The Government of India has reduced its borrowing via Treasury bill by approximately ₹50,000 crore for the current fiscal year. सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी के कैलेंडर के अनुसार नीलामी शुरू में 18 सितंबर 2024 और 25 सितंबर 2024 के लिए निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, which bank is in negotiations to sell as
many as rupees 8,400 crore in loans with a number of international banks in order to lower its credit book and bring it closer to deposit levels. Right answer HDFC Bank. तो कौन सा बैंक? HDFC बैंक अपनी क्रेडिट बुक को कम करने और उसे जमा स्तर के करीब लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकों के साथ 8,400 करोड़ रुपए के लोन बेचने के लिए बातचीत कर रहा है। HDFC Bank Limited, India's largest private sector lender, is in talks with the several global banks to offload as much as rupees 8,400 crore, approx $1 billion, in loan to reduce its credit book and bring it more in line with deposits. The bank, in discussion with several global lenders including Barclays, JP Morgan, Chase and ICICI Bank. Credit to deposit ratio as of March 2024, HDFC Bank credit to deposit ratio stood at 104%, up from 85 to 88% in the previous 3 financial years according to ICRA. Deposit and loan growth. HDFC Bank deposit grew by 11% annually up to August 23, 2024, which was slower than the 14% growth in loans. The bank gross advances increased by 52.6% to 24.9 trillion rupees as of June 2024 compared to the previous year. Next question. RBI suggested that banks maintain a 5% run-off factor on retail deposits that are available digitally in order to mitigate the danger of large-scale withdrawal through digital channels such as internet or mobile banking. When are the new regulations expected to go into effect? Right answer April 2025. आरबीआई ने सुझाव दिया कि बैंक डिजिटल माध्यम से उपलब्ध खुदरा जमाओं पर 5% रन ऑफ फैक्टर बनाए रखें ताकि इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग जैसे डिजिटल चैनलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर निकासी के खतरे को कम किया जा सके। नए नियम कब से लागू होने की उम्मीद है? अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद है। RBI proposed that banks hold an additional 5% run-off factor on digitally accessible retail deposits to manage risk of mass withdrawal via digital platform like internet or mobile banking. The new rules are scheduled to take effect in April 2025. क्या बोला गया है कि आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि बैंक डिजिटल रूप से सुलभ खुदरा जमा पर अतिरिक्त 5% रन ऑफ फैक्टर रखें ताकि इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर निकासी के जोखिम का प्रबंधन किया जा सके। नए नियम अप्रैल 2025 में लागू होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Finance Ministry has issued new guidelines for the handling of compounding applications under the FEMA Act. How many days have passed since the applications were received for the कंपाउंडिंग ऑर्डर? 180 डेज इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है कि वित्त मंत्रालय ने फेमा के तहत कंपाउंडिंग आवेदनों के निपटान के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंपाउंडिंग ऑर्डर के लिए आवेदन प्राप्त हुए 180 दिन बीत चुके हैं। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज कम आउट द न्यू रूल्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ कंपाउंडिंग एप्लीकेशंस अंडर द फेमा. The new rules aims to further promote ease of investment. The new rules were framed after consultations with the RBI. Processing timelines. The timeline for passing the compounding order remains 180 days from the recipients of applications. तो वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कंपाउंडिंग आवेदनों की प्रक्रिया के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों का उद्देश्य निवेश को और आसान बनाना है। आरबीआई के साथ परामर्श के बाद नए नियम तैयार किए गए हैं। प्रक्रिया समय सीमा की बात करें, कंपाउंडिंग आदेश पारित करने की समय सीमा आवेदन प्राप्त करने से 180 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which bank, one of Supertech Group lenders, has authorized and sanctioned the resolution plans for the company's Dehradun project, clearing the path for the delivery of more than 600 homes? तो सुपरटेक समूहों के ऋणदाताओं में से एक किस बैंक ने कंपनी की देहरादून परियोजना के लिए समाधान योजना को अधिकृत और मंजूरी दे दी है, जिससे 600 से अधिक घरों की डिलीवरी का रास्ता साफ हो गया है? तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। राइट आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोला गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, वन ऑफ द लेंडर्स इन सुपरटेक ग्रुप, हैज अप्रूव्ड द सैंक्शन एंड रेजोल्यूशन प्लान्स फॉर कंपनीज देहरादून प्रोजेक्ट, पेविंग वे फॉर डिलीवरी ऑफ ओवर 600 होम बायर्स। तो जो
बैंक ऑफ बड़ौदा है सुपरटेक समूह के ऋणदाताओं में से एक। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंपनी की देहरादून परियोजना के लिए समाधान योजना को मंजूरी दी है, जिससे 600 से अधिक खरीदारों को घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ठीक है, सुपरटेक सबमिटेड अ प्रोजेक्ट विद रेजोल्यूशन प्लान्स टू NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल्स एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू रिसीव लैंडर अप्रूवल। Kotak Investment Advisor Limited is investing rupees 450 crore into Supertech stalled Noida project, providing significant financial support. Supernova project details: the Supernova project in Noida, which is 50% complete, includes the tallest residential tower in NCR. It has a potential revenue over 7,000 crore rupees. Impact on other projects: the revival of Supernova is expected to help Supertech resume of the delayed projects. सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, फाउंडेड इन 20 जुलाई 1908, हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात, MD and CEO देवदत्ता चंदा और टैगलाइन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the FD rates of over 7 small finance banks have recently raised to above what percentage for 2 years tenures in order to compete with larger banks like SBI and HDFC Bank? Right answer 8%. तो SBI और HDFC बैंक जैसे बड़े बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 7 से अधिक छोटे वित्त बैंकों की सावधि जमा दरें हाल ही में 2 साल की अवधि के लिए 8% से अधिक हो गई हैं। More than 7 small finance banks have increased their fixed deposit rates to above 8% for 2 years tenures in competition with major banks like SBI and HDFC Bank. SFB are offering 100 to 125 basis points higher on FDs than they did a year ago and approximately 120 basis points more than what big banks like SBI and HDFC banks currently offer. Current offers: Utkarsh SFB and Suryoday SFB offering 8.5% on 2 to 3 years tenures. Equitas SFB offering 8.5% on deposits with a tenure of 2 years to less than 3 years. Unity SFB offering 9% on deposit for 1001 days. A rate for major banks: SBI highest rate of 7.25% for 444 days. HDFC Bank highest rate of 7.4%. Both SBI and HDFC Bank offer an additional 50 basis point for senior citizens. Next, the lesson: the need for extra collateral. The SEBI updated the margin trading facilities structure. When will the new regulations go into effect? Right answer 1st of October 2024. अतिरिक्त संपार्श्विक की आवश्यकताओं को कम करने के लिए सेबी ने मार्जिन ट्रेडिंग सुविधाओं संरचना को अपडेट किया। नए नियम लागू होंगे 1st of October 2024 से। सेबी हैज रिवाइज्ड द फ्रेमवर्क फॉर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी to reduce the burden of additional collateral. Cash collateral as maintenance margin. Securities funded through cash collateral can now be considered as maintenance margin for MTF. Applicability: this applies to security received from the CC against the cash collateral provided, which are pledged as funded stocks in favor of the trading member. Effective date: the new rules will come into effect from 1st of October 2024. The margin for these stocks will be value at risk plus 5 times the extreme loss margin, irrespective of whether they are available in the futures and options segment. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आप कंटेंट देख सकते हैं हिंदी में। Next, the draft proposal of India's green hydrogen certification scheme has been made public by the Ministry of Renewable Energy (MNRE), which organization claims that investments totaling $70 billion have already been made in green hydrogen and electrolyzer productions in India. Right answer World Bank. तो MNRE द्वारा भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना
के लिए मसौदा प्रस्ताव सार्वजनिक किया गया। किस संगठन का दावा है कि भारत में हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन में कुल $70 बिलियन का निवेश पहले ही किया जा चुका है? द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी MNRE हैज रिलीज्ड a draft proposal for India's green hydrogen certification scheme. The scheme aims to enhance transparency and accountability in the green hydrogen sector. According to the World Bank, India has already secured $70 billion in green hydrogen and electrolyzer manufacturing investment. Next question. Which insurance company and AU Small Finance Bank announced a strategic agreement to offer general insurance solution to the bank's clientele? Right answer UIIC. Right answer हो जाएगा इसका UIIC यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इज द राइट आंसर। तो UIIC और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंक के ग्राहकों को सामान्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक समझौते की घोषणा की है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड स्टेट ओन्ड UIIC announced a strategic partnership to distribute general insurance solutions to the bank's customer distributions network. The collaboration utilizes UIIC extensive network of branches in over 1,000 Tier 2 and Tier 3 locations, complementing AU Small Finance Bank expanding infrastructure and customer base. Geographical reach. The partnership enhances AU Small Finance Bank position as a preferred choice for customers across 21 states and 4 union territories in India. Universal banking license and bancassurance. So AU Small Finance Bank has recently applied for a universal banking license with the RBI and is focusing on expanding its bancassurance portfolio to offer technology-enabled insurance solution to its customer base of over 1 crore. सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिलेगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप digital B2B payment provider in India, Payment, has established a collaboration with NPCI Bharat Bill Pay Limited. When was the Payment app released? Right answer 2006. तो भारत में शीर्ष डिजिटल B2B भुगतान प्रदाता पेमेंट ने NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ सहयोग स्थापित किया है। पेमेंट ऐप कब जारी किया था? 2006 में। पेमेंट इंडियाज लीडिंग डिजिटल B2B पेमेंट कंपनी हैज अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद NPCI भारत बिल पे लिमिटेड to launch the innovative payment BBPS B2B platform. The BBPS B2B platform aims to standardize and digitize commercial processes related to invoicing, payments and collections on a large scale across the nation. The partnership targets 634 lakh MSME and 16.6 lakh corporates in India. About Payment, founded in 2006 of May, headquarter Mumbai, और founder MD CEO अजय आदिशन। सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी NBFCs have recently faced financial fines from the RBI for failing to follow RBI guidelines pertaining to home financing businesses as of September 2024? तो सितंबर 2024 तक कितने गैर बैंकिंग वित्तीय व्यवसायों को गृह वित्त पोषण व्यवसायों से संबंधित RBI दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए RBI से वित्तीय जुर्माने का सामना करना पड़ा है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन C, 3 is the right answer of this question. RBI has imposed monetary penalties on 3 NBFC for non-compliance with RBI direction related to housing finance companies. Godrej Housing Finance Limited penalized rupees 50,000. Penalized rupees 5 lakh, not 50,000 rupees. 5 lakh for non-compliance with the NBFC Housing Finance Company Directions 2021. Aadhar Housing Finance Limited penalized rupees 5 lakh for non-compliance with the NBFC Directions 2021. Housing and Urban Development Corporation Limited HUDCO penalized rupees 3,50,000 for non-compliance with both the Reserve Bank of India KYC Direction 2016 and the
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, रिजर्व बैंक डिडक्शंस 2021। सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिलेगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड दावा सूचक एंड ऑनलाइन सर्विस इंटेंड्स टू लेट डिपॉजिटर्स फॉलो द प्रोग्रेस ऑफ देयर इंश्योरेंस क्लेम्स? राइट आंसर DICGC इज द राइट आंसर। तो DICGC ने दावा सूचना नामक एक ऑनलाइन सेवा शुरू की जिसका उद्देश्य जमाकर्ताओं को उनके बीमा दावों की प्रगति की जानकारी देना है। The DICGC has introduced an online tool named Dawa Suchak designed for depositors to track the status of their insurance claims. Dawa Suchak, a user-friendly online tool, is a part of DICGC ongoing commitment to improving the services provided for depositors. The corporation ensures that all categories of deposits with banks accepts institutional deposits. The deposit insurance coverage limits has been enhanced 6 times since 1962 from rupees 1,500 per depositors held in the same right and same capacity at all the branches of the insured banks to rupees 5 lakh on February 4, 2020. At present, 97.8% of the total deposit accounts are fully protected. Of the remaining 2.2% of accounts, deposits are insured up to the limit of rupees 5 lakh. All banks operating in India are registered with the Corporation of Deposit Insurance. सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, अ फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन डिसेंट हु हैज registered as an OCI card holder is considered an overseas citizen of India by the Reserve Bank of India. When was the OCI program launched? Right answer 2005 is the right answer. तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के अनुसार भारतीय मूल का कोई विदेशी नागरिक जो OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत है उसे RBI द्वारा भारत का प्रवासी नागरिक माना जाता है। OCI कार्यक्रम 2005 में शुरू किया गया था। RBI has clarified bank that overseas citizen of India cardholder are eligible for education loan for studies abroad are provided they are residing in India. The RBI defines then overseas citizens of India as a foreign national of Indian origin who is registered as an OCI cardholder under Section 7A of the Citizenship Act 1955. The OCI scheme was introduced in 2005 to address the demand for dual citizenship for individuals of India origin. Resident individuals, including minor, can remit up to $250,000 per financial year for current or capital account transactions under the LRS. Growth in education loans. So PSB disbursed 28,699 rupees crores towards education loans in financial year 24 with the 1 year growth of 17% in number of accounts and 14.8% in disbursement amount. There is no separate data on education loan given to OCIs. सेम कंटेंट आप देख सकते हैं, सारे पॉइंट्स के साथ आपको हिंदी में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक एंड HDFC बैंक have been hit with a 2.91 crore rupees financial penalty by the Reserve Bank of India. तो RBI ने किस बैंक और HDFC बैंक पर 2.91 करोड़ रुपए का वित्तीय जुर्माना लगाया है? तो वो है एक्सिस बैंक। ठीक है, RBI has imposed a monetary penalty of rupees 1.91 crore on Axis Bank Limited. The penalty is for contravention of provision under Section 19 of the Banking Regulation Act 1949 and non-compliance with the RBI directions on interest rate on deposit, KYC, credit flow to agriculture, collateral free agriculture loans. The penalty is imposed under Section 47A. Read with Section 46 of the BR Act. सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा हिंदी में, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटिसिपेटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट SBI वुड रेज बाय इशूइंग Tier 2 bonds? तो SBI
द्वारा टीयर 2 बॉन्ड जारी करके कितनी पूंजी जुटाने की अनुमति राशि है? राइट आंसर ₹7,500 crore is the right answer of this question. SBI is expected to raise up to ₹7,500 crore through the issuance of Tier 2 bonds. The bond sale is likely to occur on September 18 with the paying date on September 19. The base size of the bond issuance is expected to be between ₹3,500 crore and ₹4,000 crore. Greenshoe options, the remaining amount will be raised through a greenshoe options. Coupon rate, the upcoming Tier 2 bond sale is anticipated to have a coupon rate of around 7.40%. For comparison, SBI had previously issued 15 years Tier 2 bonds in August 28 with a coupon rate of 7.42%. Next question. In order to save consumer money on fuel, RBL Bank and IOCL have introduced the extra credit card. What percentage of gasoline purchases are saved by users of the card? तो उपभोक्ता को ईंधन पर पैसे बचाने के लिए आरबीएल बैंक और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड पेश किया है। कार्ड के यूजर्स द्वारा गैसोलीन खरीद पर कितने प्रतिशत की बचत होती है? 8.5% is the right answer of this question. RBL Bank has launched the Extra Credit Card in partnership with the IOCL, providing customers with fuel saving. The card offers customers 8.5% saving on fuel purchases, the highest in the segment compared to other co-branded fuel credit cards. Earning fuel points. Customers can earn 15 fuel points for every ₹100 spent with a cap of 2,000 points per month. Expected portfolio growth after partnering with IOCL, RBL Bank expects its credit card portfolio to grow by 12 to 15% in the current fiscal year, lower than the industry growth of 20 to 25%. Market share. RBL Banks holds at a 5.04% market shares of the total outstanding credit cards in India as per the RBI data. Comparison with competitors. RBL Bank card competes with IDFC First Power Plus credit card with 5% saving with Hindustan Petroleum and SBI Octane card with 6.25% saving with Bharat Petroleum. सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा हिंदी में भी, आप देख सकते हैं। Next question. Which bank is the first major Indian bank to sign the partnership for carbon accounting financials? Carbon accounting financials के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा है? तो वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज announced its decision to join the Partnership for Carbon Accounting Financials as international alliance of financial institutions dedicated to standardizing the measurement and disclosures of greenhouse gas emission related to loan and investment. Commitment to climate risk management. By joining PSAF, Union Bank of India aligns itself with global efforts to measure and manage financed emissions, which are crucial for understanding and mitigating climate risk in banking. बोला गया है हिंदी में कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए भागीदारी में शामिल होने के अपने निर्णय की घोषणा की, जो ऋण और निवेश से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मापन और प्रकटीकरण को मानकीकृत करने के लिए समर्पित वित्तीय संस्थानों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। जलवायु जोखिम प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता। पीसीएएफ में शामिल होकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वित्तपोषित उत्सर्जन को मापने और प्रबंधित करने के लिए के वैश्विक प्रयासों के साथ खुद को जोड़ता है, जो बैंकिंग में जलवायु जोखिमों को समझने और कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which editions of the Goods and Service Tax Council meeting led by Finance Minister Nirmala Sitharaman finished in New Delhi? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में माल एवं सेवा कर परिषद की बैठक का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ? 54th is the right answer of this question. The key decision from the 54th GST Council meeting
reverse change mechanism for commercial property. Renting on commercial property by an unregistered person to a registered person will now fall under the reverse charge mechanism to prevent revenge leakage. Under the RCM and GST liability shifts from the supplier to the recipient of commercial rental services. Clarification on preferential location charges. PLC charges paid along with the price for property construction are considered part of the same supply as construction services and taxed at the same rate, 5% for the residential and 12% for commercial. This resolves previous confusion and whether PLC should be taxed separately at 18% or included as part of the construction services. Reverse charge mechanism. Reverse charge is a mechanism where the recipient of goods and services is liable to pay goods and service tax instead of the supplier. Preferred location charges. Preferred location charges in real estate and extra cost charge for specific advantages location within a प्रोजेक्ट. सेम कंटेंट आपको हिंदी में मिल जाएगा सारे पॉइंट्स के साथ, आप इसको देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, the RBI rejects Canara Bank proposal for a credit card subsidiary sitting concerns how many credit card subsidiaries are there so far. Right answer 2. पूछा गया क्या है आपसे क्वेश्चन में कि हाल ही में आरबीआई ने चिंताओं का हवाला देते हुए कैनरा बैंक के क्रेडिट कार्ड सहायक कंपनी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. अब तक कितनी क्रेडिट कार्ड सहायक कंपनियां हैं? तो 2 क्रेडिट कार्ड सहायक कंपनियां हैं अभी तक. ठीक है. Current operations. Canara Bank currently issues a credit card under its own name. Proposal: the bank approaches the RBI to set up an NBFC to manage its credit card businesses. Objective: Canara Bank aimed to bring more focus on specialization its credit card offering, enhancing its competitiveness in the market. सारी पॉइंट इसके आप हिंदी में भी देख सकते हैं. ये सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. इन विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज अ मनी मेखलाई सर्व्ड एज सीईओ एंड एमडी सो फार. ए मनी मेखलाई ने अब तक किस वित्तीय संस्थान में सीईओ और एमडी के रूप में कार्य किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है. राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया founded in 11th of November 1999, headquarter Mumbai, Maharashtra. MD CEO A Mani Meklai. Tagline: good people to bank with. ये हमने काफी बार डिस्कस किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. which bank received a 2.8x subscription for their rupees 5,000 crore infra bond offering at a yield rate of 7.3%. तो किस बैंक को 7.3% की उपज दर पर अपने 5,000 करोड़ के रुपये के इंफ्रा बॉन्ड की पेशकश के लिए 2.8x सदस्यता प्राप्त हुई है? तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा. Bank of Baroda bond issuing details: date of September 9, 2024, amount raised rupees 5,000 crore, coupon rate 7.26% per annum, type long term 10 years infrastructure bonds, previous issuance on August 26, 2024. Bank of Baroda raised an additional rupees 5,000 crore through a 10-year infrastructure bonds at a 7.3% coupon rate. तो यहाँ पे हमने कवर किया है हमारा सितंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2, जो हमने कवर किया है 23 ऑफ सितंबर तक 11th ऑफ सितंबर से. इसका पार्ट 1 आ चुका है 1 ऑफ सितंबर से 10th ऑफ सितंबर तक, जो आप लोग देख सकते हैं चैनल पे. वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अदर स्टूडेंट को चैनल का नाम जरूर बताएं. डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक पेज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम.